चलो लेट्स गो अहेड। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, खुश हो गए बाकी लोग, हाँ हम पे नहीं आया। हाँ बेटा चालू ही है। When we talk about सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, अब ये सेल वॉल के अंदर वाला लेयर आ गया। हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कॉमन होता है। मीनिंग प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बोलो या यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बोलो, दोनों का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन सेम होता है, प्लस उसके जो केमिकल फंक्शंस जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। इस वजह से कॉमनली हम इस वक्त पढ़ रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। जब सेल मेम्ब्रेन का बात करेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल होता है, उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। काय म्हणतात? ये मॉडल अपने को दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है, दो साइंटिस्ट ने एक्चुअली, जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। नहीं, सिंगता नहीं था वो, उसका सरनेम था बेसिकली सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। इन द ईयर 1972। इसके पहले काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने अलग अलग तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या कौन से केमिकल्स उसमें होंगे ये अपने को बताया था, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ रीज़न से उसको रूल आउट किया गया था। हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज कहीं ना कुछ गलती था। तो इसके पहले और भी मॉडल्स आ चुके हैं, जैसे रॉबर्टसन्स यूनिट मॉडल, देन देयर वाज सैंडविच मॉडल, ठीक है, देन देयर वाज द सिंगल लेयर मॉडल ऑल्सो, बट फाइनली वी केम अप एंड कंक्लूडेड विद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो एकदम रिसेंट वाला है। इसको फिलहाल हम एक्सेप्ट किए हैं और इसी को डिटेल में स्टडी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का बात करते हैं, दिस मॉडल क्यों फ्लूइड मोज़ेक कहते हैं वो थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं तुमको, ठीक है। उसके पहले कि ये बनता कैसे है, तो ये बनता 3 केमिकल से बेटा। सबसे पहला केमिकल होता है लिपिड, दूसरा केमिकल होता है प्रोटीन, और तीसरा केमिकल होता है जिससे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये 3 केमिकल से पूरा हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है। जब हम लिपिड का बात करते हैं, लिपिड मतलब फैट्स, 2 टाइप के लिपिड्स होते हैं इसके अंदर। एक्चुअली 2 टाइप का नहीं, एक ही ओके चलो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स दैट वी हैव। वन इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड, जिसको हम साइंटिफिकली लेसिथिन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। नाम तो सुने होंगे। ये 2 केमिकल को मिला के यू हैव कर लिया रिवाइज, पक्का? आ जाओ। सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनता है? किससे बनता है, कैसा है नहीं पूछा मैं, फटाफट जाओ बाहर वापस से, फटाफट सेम क्वेश्चन। जाओ बाहर। सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनेगा? परफेक्ट, सेट। बैठो, बुक लेने आया है? वाह, तो ये तेरे हाथ में क्या है? तो इतना देर तक बाहर क्या कर रहा था? चिड़िया गिन रहा था? लिपिड्स जो होते हैं वो 2 केमिकल से बनता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड म्हणजे काय? फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड्स प्लस फॉस्फेट, ये 2 केमिकल से बना होगा फॉस्फोलिपिड, जिससे हम कहते हैं लेसिथिन। देखो हमारे एनसीईआरटी में ना दिया है उसने फॉस्फोलिपिड ही, लेसिथिन दूसरे चैप्टर में दिया है अपने को, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, लेकिन तुमको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा लेसिथिन दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखना फॉस्फोलिपिड का दूसरा नाम लेसिथिन भी होता है, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे बेटा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक हेड होता है उसके पास और 2 टेल होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो हेड रहता है उसका, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर,
इट्स हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड ये हो गया उसका टेल विच इज हाइड्रो, अरे वाह स्मार्ट हो गए मेरे साथ रह के, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, अब ऐसे फॉस्फोलिपिड के दो लेयर्स होते हैं हमारे मेम्ब्रेन में। ठीक है, एक ऐसे रहेगा और दूसरा उल्टा रहता है, जस्ट लाइक दिस, और पूरा ऐसा एक लेयर बनेगा। समझ पा रहे हैं हम बेटा? यानी कि ये पूरा जो लिपिड्स होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट लिपिड्स लाइक लेट्स से ऑयल हुआ, बटर हुआ, ये सब फैट्स हुए ना एक टाइप के बेटा। तुम एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर तुम ऑयल डालो या फिर बटर डालो और उसको मिक्स करो, क्या वो डिसॉल्व होता है? इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल, यस और नो बेटा? मीनिंग आइडियली इट शुड बी नॉट ऑल्सो वाटर लविंग इन नेचर। समझ पा रहे? वो वाटर लविंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर लविंग होता तो उसमें डिसॉल्व हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं हो पा रहा है बेटा। इन दैट केस हम कैसा बोल रहे हैं कि उसके पास हाइड्रोफिलिक, यू नो व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक, फोबिया ऐकलंय काय? फोबिया म्हणजे डर लगना किसी चीज से। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक तो समझा, उसको पानी नहीं पसंद आना चाहिए। पढ़े पक्का? चलो बैठो, वो खाली वही पढ़ के आई ना, चलो चलो बैठो। हाइड्रोफोबिक यानी कि नीचे वाले जो टेल्स है, नहीं देख ले वो बैटरी बराबर या नहीं। वेदिका के बाजू में, आई फॉरगॉटन हिम अगेन। हाँ वेदिका, देख बैठ गए। अब हम पढ़े हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होते हैं, दो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं जिनको पानी पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर के एनवायरनमेंट से हमेशा दूर रहता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आएगा तुमको। ठीक है, इसलिए पानी के एनवायरनमेंट से वो दूर रहते हैं। उससे लिपिड में हमेशा एक एंड ऐसा होता है जिसको पानी पसंद है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड बोलता है कि तुमको पानी पसंद नहीं आना चाहिए, तो बोलता है ठीक है नहीं पसंद है, बट आएगा तो मैं उसके साथ बात तो करेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो एक लिपिड के पास हमेशा दो एंड होते हैं बेटा, एक हाइड्रोफोबिक एंड और एक हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड पानी के एनवायरनमेंट से हमेशा दूर भागता है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो रहेगा वो हमेशा पानी के एंड के तरफ जाता है। इस वजह से जब तुम ऑयल को पानी के अंदर डालते हो और जोर जोर से घुमाओगे ना, तो उसके बूंद सेपरेट हो जाते हैं। समझ पा रहे? इफ यू हैव एवर नोटिस्ड, अगर ऐसे कुछ पानी का ग्लास है, जो सब्सटेंस पानी में सोल्यूबलाइज रहता है वो हमेशा कुछ ऐसा फ्रैगमेंट फिलामेंट बनाता है, लेकिन जो सब्सटेंस पानी में सोल्यूबलाइज नहीं होता वो हमेशा ऐसे गोल 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 दाने बनाता है। नोटिस किए हो? ऑयल जब डालते हैं ना, तब उसको शेक करके अगर ब्रेक भी किया ना, तो उसका ऐसा दाना बनता है। क्यों बेटा? क्योंकि सेंटर में उसके पास हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं और पेरिफेरी पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे। समझ पा रहे? अरे यस और नो? सो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड्स बाहर, हाइड्रोफोबिक एंड्स अंदर। व्हाई इज दैट सो? ठीक है, एक बंदे ने पूछ लिया कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम बता रहे हो। सिंगर और निकोलसन को पूछा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों बोले कि हाइड्रोफिलिक एंड बाहर होना चाहिए, लिपिड तो लिपिड है तो वो तो पूरा पूरा अंदर हो जाना चाहिए, क्यों हाइड्रोफिलिक एंड बाहर, क्यों हाइड्रोफोबिक नहीं? तो सिंगर और निकोलसन ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा बॉडी जो है वो 70% पानी से बना हुआ है, यानी कि तुम्हारे बॉडी में मैक्सिमम पानी दिख रहा है। अगर पानी वाला एंड ही वो बाहर नहीं रखेगा तो कभी दो सेल्स एक दूसरे को चिपक ही नहीं पाएंगे। टॉम एंड जेरी देखा है? उसमें पता है काफी बार वो जेरी को ऐसा काट देते हैं या टॉम को ऐसा काट देते हैं, फिर जब वो उछलते हैं तब तो सेपरेट हो जाता है बॉडी। देखा है वो एपिसोड? कुछ वैसा इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा बॉडी के सेल्स में हाइड्रोफोबिक एंड्स बाहर होते तो इन दैट केस तुम्हारे दो सेल्स एक दूसरे को कभी चिपक ही नहीं पाते, वो दूर दूर ही रिपेल करते थे एक दूसरे को, या फिर पानी तुम्हारे बॉडी में रिटेन नहीं होता था, पानी बाहर ही निकलता था। सो टू अवॉइड दैट, this conclusion was made that you have hydrophilic end outside and hydrophobic end inside. Are we clear बेटा? Any doubts? नक्की जाओ या पुढे। चलो, फिर आता था समथिंग कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। तो अभी सीन क्या होता है कि पूरा जो लिपिड का मेम्ब्रेन है ना, वो कुछ ऐसे होता है।
कुछ इस प्रकार से पूरा लिपिड जो है वो अरेंज्ड होता है और ये होते हैं उसके अंदर के प्रोटीन्स। अब सीन क्या होगा, ये जो लिपिड्स होते हैं बेटा, उन लिपिड्स के पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो जब चाहे तब अपना शेप साइज वगैरह चेंज कर सकता है। अब ये कैसे कर रहा है सर? देखो सीन क्या होता है, तुम एक ग्लास पानी लो, उस पानी के ऊपर तुम ऑयल डालो, ऑब्वियसली ऑयल विल फ्लोट अबाव वाटर, यस और नो। अब मैंने एक मार्बल डाला, मार्बल समझता है, गोटी, एक गोटी डाला। जब हम गोटी डालते हैं तब क्या वो ऑयल को नीचे लेके जाता है या ऑयल ऊपर ही रहेगा? लेकिन ऑयल गिव स्पेस फॉर दैट मार्बल टू एंटर इनसाइड, यस और नो। यानी कि अगर दो लिपिड्स बाजू बाजू में खड़े हैं और कोई चीज अंदर पास होना है तो लिपिड ऐसा साइड में हट जाएगा, चीजें अंदर जाएगी, फिर वापस आ जाएगा। मीनिंग वो फ्लूइड है जो फ्लोट कर पा रहा है। इस वजह से वी कम अप विद द टर्म फ्लूइड। सो द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, ये जो किया ना उसने, ऐसा साइड में गया फिर वापस अंदर आ गया, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ऐसे साइडवेज जा रहा है ना, सो दैट बिकम्स ट्रांसवर्स या लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। आवे क्लियर बेटा? लिपिड्स ऐसे और ऐसे मूव कर सकते हैं। चले आगे। एक और मूवमेंट होता है लिपिड्स के पास जिसको वी कॉल इट एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या म्हणतात? अब ये क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब लिपिड नादान होता है बेचारा। अगर मैं इस लिपिड का बात करूं, अब वो वहां पे रखा हुआ है मेम्ब्रेन में, उसको मूड आएगा ना तब वो घूम के वापस इधर आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ वाला घूम के ऊपर जा सकता है। मीनिंग वो नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। सो इट कैन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? So lipids are known to show us flip-flop movement. Are we clear? Can I go ahead? अब इतने सारे मूवमेंट दे रहा है लिपिड, तो उसमें रोक टोक लगाना पड़ेगा ना? Yes or no? There has to be some restriction within the fluidity of lipids as well. So वो restriction लगाने का काम कौन करता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? It helps in maintaining fluidity. How does it help in maintaining fluidity, sir? It helps in maintaining fluidity by its quantity. जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगा फ्लूइडिटी उतना कम, जितना कम कोलेस्ट्रॉल रहेगा फ्लूइडिटी उतना ज़्यादा। ये क्या लॉजिक बना सर? ऐसा थोड़ी होता है। देखो क्या सीन होता है, जब तुम बहुत ठंडे वाले देशों में जाओगे ना, लेट्स से तुम लेह लद्दाख गए, एक्सट्रीम कोल्ड, उस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा कड़क हो जाएगा। कोल्ड कंडीशन में ये जो लिपिड्स होंगे वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे, यस और नो। अब अगर वो लिपिड्स सॉलिडिफाई हो गए तो हमारे सेल्स मूव नहीं कर पाएंगे ना बराबर से। सो टू अवॉइड दैट हमारा बॉडी मेम्ब्रेन पे से कुछ कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे ही निकाला फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन का बढ़ जाता है। आवे क्लियर? क्या नहीं समझे? कोलेस्ट्रॉल जब निकाल देते हैं तो मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स है उसको वापस उसका फ्लूइडिटी मिल जाता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जल्दी जम जाता है, फॉस्फोलिपिड को जमने को टाइम लगता है, बिकॉज फॉस्फोलिपिड इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है? अब कट टू, जब बहुत ही ज़्यादा हीट कंडीशन में, मतलब यहाँ से जब तुम बाहर जा रहे हो, चल के घर पे जा रहे हो इतना गर्म हीट में, इन दैट केस क्या हो जाता है, हमारे जो सेल्स है इतनी गर्मी में तो फ्लूइड हो जाएंगे ना एकदम, जो लिपिड्स रहेंगे वो ज़्यादा ढीले हो जाएंगे ना, यस और नो। तुम घी को अगर आग के ऊपर रखते हो तो ऑब्वियसली वो पिघलता है ना, सो फ्लूइड जब वो मेल्ट हो जाएगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा ना, लिपिड का फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा। टू अवॉइड दैट नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज्ड सो दैट द फ्लूइडिटी इज अगेन मेंटेन्ड। समझे क्या नहीं समझे? चले आगे। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है बेटा? कैन वी गो अहेड? इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन्स भी है, कैन वी सी दैट?
अच्छा एक चीज बोलना भूल गया, जब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोला है ना, यू ऑल्सो हैव अ टर्मिनोलॉजी इन एनसीईआरटी वेयर इट स्टेट्स दैट दिस हाइड्रोफिलिक एंड्स दैट वी हैव, दैट मीन्स इट इज द पोलर एंड, whereas hydrophobic end meaning it is a non-polar end. So instead of utilizing term hydrophobic, they can also use term non-polar, कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, उन फॉस्फोलिपिड्स के नॉन पोलर एंड्स हमको कहाँ पे दिखाई देंगे, तो हम लिखेंगे इंटरनल, अंदर के तरफ. पोलर एंड्स हमको कहाँ पे दिखाई देंगे, टुवर्ड्स द आउटसाइड एनवायरनमेंट. आर वी क्लियर? यस और नो? हमेशा केमिस्ट्री में भी याद रखना, दिस इज बेसिक केमिस्ट्री, के जो लिपिड्स होते हैं बेटा या फिर कोई भी केमिकल अगर हाइड्रोफिलिक होता है तो वो पोलर माना जाता है, अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो उसे नॉन पोलर कहते हैं. समझ पा रहे? चले आगे. फिर आते हैं प्रोटीन के बारे में. हमारे पास प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और एक जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ रहता है, और एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन वो होता है जो बाहर की तरफ अपने को दिखाई देता है. कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं. अब इससे हमारा समझना काफ़ी आसान हो जाएगा कि ऑन द बेसिस of how easy it is for us to study protein, we have named them as intrinsic and peripheral. इंग्लिश बोला, अगर मुझे मेम्ब्रेन के अंदर के प्रोटीन्स को पढ़ना है, ठीक है, और उस प्रोटीन को मैं ऐसा, अभी सपोज ये मेम्ब्रेन है, इसको ऐसा खींच के मैं निकाला और मैं प्रोटीन पढ़ लिया, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया. पेरिफेरल मतलब बाहर के प्रोटीन्स हो गए. ठीक है, अगर मैं ऐसे करके नहीं पढ़ पा रहा, मुझे दो मेम्ब्रेन को सेपरेट करना पड़ता है उसको बराबर से पढ़ने के लिए, तो मैं उसे क्या कह दूंगा, इंट्रिंसिक. नहीं समझ पाए? अगर कोई प्रोटीन बाहर की तरफ है कुछ ऐसा, तो ऑब्वियस है ना कि इसको मैं ऐसा स्क्रैप करके पढ़ सकता हूं. मैंने ऐसा बाहर निकाल दिया और मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो मेरे लिए आसान हो गया. इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. ठीक है, और दूसरे क्या है, इंट्रिंसिक, जो अंदर गड़े हुए हैं. इनको अगर मुझे डिटेल में समझना है तो मुझे इस मेम्ब्रेन को सेपरेट करना पड़ेगा ना बेटा, डायरेक्ट ऐसा निकाल के मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. सो दिस बिकम्स व्हाट, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. आर वी क्लियर? यस और नो? एवरीवन? चले आगे. ओके, अब इस हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज लिपिड बाइलेयर. क्या कहेंगे बेटा? जिसका डायामीटर इज समवेयर अराउंड या फिर थिकनेस इज समवेयर अराउंड 45 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. एंगस्ट्रॉम हम पढ़ चुके होंगे लोअर स्टैंडर्ड्स में. इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर फॉर थिकनेस. सो सिर्फ लिपिड बाइलेयर का अगर थिकनेस देखेंगे हम तो वो 45 एंगस्ट्रॉम का होता है. यानी पूरा मेम्ब्रेन जो है उसमें से सिर्फ लिपिड का थिकनेस विल बी 45. चले आगे बेटा. इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स भी बेटा दो प्रकार के होंगे. यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एक जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और एक जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स. You have glycoprotein and glycolipids. Glyco is a term that is used for sugar. Sugar. ठीक है, ग्लूकोज के लिए नहीं, शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है बेटा. सो शुगर जब प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहेगा तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. शुगर जब लिपिड के साथ अटैच रहेगा तो उसे हम कहेंगे, आसान हो गया, खत्म बात. तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो प्रोटीन के साथ कुछ ऐसे अटैच्ड हो सकते हैं. दे कैन बी ब्रांच टू शुगर ऑल्सो लाइक दिस, या फिर वो लिपिड के साथ भी अटैच्ड हो सकते हैं कुछ ऐसा. आर वी क्लियर? यस और नो? करते कि नहीं? तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे लिए, ग्लाइकोलिपिड.
ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। आसान है, कोई डाउट्स? ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि सर इन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शनल रोल हो जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन दैट केस? सो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी सी ओवर हियर, उसका एक बहुत ही मेजर फंक्शनल रोल है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, नाम क्या बेटा? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोहम, मेरा किडनी फेल हो गया, ठीक है, खुश हो रही है वेदिका, वेदिका दीक्षा खुश हो रही है, सपोज बोला मैं, सच्ची नहीं हुआ, सपोज मेरा किडनी फेल हो गया तो ऑब्वियसली मैं किडनी लूंगा। सपोज सोहम मेरे को किडनी दे रहा है, क्या मैं ले सकता हूँ? ऐसा डायरेक्टली ले लूँ? मरी जाओ सर, खत्म ही करो बात। हाँ जय, कैन आई टेक डायरेक्टली? क्या देखना होगा मुझे? चलो ब्लड ग्रुप देखना होगा, मैं भी बी पॉजिटिव, वो भी बी पॉजिटिव, अब मैं ले सकता हूँ? नो, आई स्टिल कैन नॉट टेक ब्लड डायरेक्टली। वाई इज दैट सो? क्यों ऐसा? मैं क्यों ब्लड अभी भी नहीं क्यों किडनी अभी भी नहीं ले सकता उसके पास से? इज बिकॉज उसके जो सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो यूनिक है उसके बॉडी के लिए। जब मैं उसका किडनी मेरे बॉडी में डालता हूं तो मेरा बॉडी उस यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है कि ये तो तेरे बॉडी से नहीं है, ये तो सोहम के बॉडी से है, ये तेरे बॉडी का नहीं है, तो फट 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 मेरा बॉडी उसके सेल्स को मारने लगेगा। अब एक सेल में उसने रिकॉग्नाइज किया तो किडनी के सारे सेल्स आइडेंटिकल होंगे ना, उसी का बॉडी का किडनी है तो पूरा किडनी रिजेक्ट हो जाएगा ना, मेरा बॉडी उसका किडनी को रिजेक्ट कर देगा। व्हाई? बिकॉज माई ग्लाइकोप्रोटीन्स and his body's glycoproteins are completely different, या my glycolipids and his glycolipids are completely different, yes or no? That is the reason it will be rejected. इसे हम कहते हैं एंटीजेनेसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीजेनेसिटी। तो दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इट एज एंटीजेंस, जो हम सबके लिए एक स्पेसिफिक होते हैं। हालांकि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया, 12वीं में तुमको ये डिटेल में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शनल रोल है? ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि प्रोटीन का क्या फंक्शनल रोल हो जाएगा सर? सो प्रोटीन का फंक्शनल रोल होता है इन ट्रांसपोर्ट। दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए उनके स्ट्रक्चर क्लियर है हमको? ठीक है बेटा, सब कुछ लगाने के बाद, मतलब मैंने शुगर वुगर भी डाल दिया इसके अंदर, सब डाल दिए। अब इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को तुम ध्यान से देखो तो इसका थिकनेस काफी ज्यादा बढ़ गया, दिखा? इट इज नो मोर 45 एंगस्ट्रॉम। अब इसका थिकनेस क्या हो जाएगा? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। यानी जब पूरे मेम्ब्रेन का थिकनेस पूछा रहेगा तब हमारा आंसर हो जाएगा 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ लिपिड बाइलेयर का पूछा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आसान। और ये पूरा मॉडल अपने को किसने दिया? सिंगर और निकोलसन। किसने दिया? कौन से साल में? 1972। याद रह गया? मॉडल का नाम क्या है? नाम क्या है? अब क्वेश्चन है हम इसको फ्लूइड मोज़ैक क्यों कह रहे हैं? फ्लूइड क्यों कह रहे हैं वो तो समझ गया, मोज़ैक मॉडल क्यों कहते हैं? सर मोज़ैक का क्या मतलब होता है? मोज़ैक का मतलब जब छोटा छोटा टुकड़ा जमा करके एक बड़ा इमेज बनता है ना, उसे हम मोज़ैक इमेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन्स में यू हैव समथिंग लाइक पैनोरामा, सुने? जहाँ पे अगर मेरे को 360 डिग्री का फोटो लेना है तो खच 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 एक छोटा छोटा फोटो लेते हैं और फाइनली तुमको एक बड़ा इमेज बन के मिलता है, यस और नो? या फिर जो हम बचपन में वो जिक्सॉ पजल खेलते थे, पता है कुछ ऐसा पीस आते थे, ऐसा गेम्स रहते थे, फिर उसको जोड़ जोड़ के एक इमेज बनाते थे हम, है ना? हर एक टुकड़े में एक छोटा छोटा इमेज होता था जिसको जोड़ के बड़ा इमेज बनाते, इसे हम कहते हैं मोज़ैक। क्या कहते हैं? मोज़ैक। तो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों देखो जोड़ जोड़ के एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना, इस वजह से वो बन गया मोज़ैक मॉडल। आर वी क्लियर? Yes or no? So this was fluid mosaic model. Any doubts up till here? Anyone? All clear बेटा? चले आगे। जब हम मेम्ब्रेन का बात करते हैं, हमारा एनसीईआरटी पूछ रहे कि अगर तुमको सेल के मेम्ब्रेन को स्टडी करना है, पूरा हो गया? पक्का? चलो,
पूरा मेम्ब्रेन अगर मुझे स्टडी करना है डिटेल में, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह, कितनी जिज्ञासा है देखने का कि जो अंदर आया वो बराबर से बैठा है या नहीं। हाँ, सर इधर कुछ पढ़ा रहे उसमें ध्यान नहीं अपना, बैठ गया वो, अभी पढ़े ना। व्हेन वी टॉक अबाउट, कहाँ थे, नहीं किसका ट्रांसपोर्ट, मोज़ेक हो गया। चलो इतना लिखो पहले, फिर बात करते हैं। ना इफ यू वांट टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन, अगर मुझे किसी भी सेल का मेम्ब्रेन या सिंपली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो काफ़ी सारे अलग अलग सेल्स हमारे बॉडी में अवेलेबल है। ठीक है, एनसीईआरटी पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट सेल होगा जिसका इस्तेमाल करके या जिसका सेल मेम्ब्रेन को तुम अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस विल बी योर एरिथ्रोसाइट्स। नाम सुने? डू यू नो व्हाट इज एरिथ्रोसाइट्स? इट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन इज कि सर रेड ब्लड सेल्स का ही क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम वाइट ब्लड सेल्स ले सकते हैं, हम हमारे स्किन के एपिथेलियल सेल्स ले सकते हैं, मसल सेल्स ले सकते हैं, सबके पास तो मेम्ब्रेन होता है। करेक्ट है, सबके पास मेम्ब्रेन होता है, लेकिन आई विल गिव यू सम ऑप्शन कि अगर मुझको बाकी सारे स्ट्रक्चर्स और आरबीसी में क्या डिफरेंस है कि जो आरबीसी होता है अंदर से वो पूरा खाली होता है बेटा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही होता है बस, और कुछ नहीं। ना उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं उसके पास, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। जिस वजह से जब मैं इस आरबीसी को फाड़ता हूँ, हीमोग्लोबिन एक तरफ आ जाएगा और जो मेम्ब्रेन होता है वो एक तरफ आ जाएगा, तो मेम्ब्रेन को सेपरेट करके स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। समझ पा रहे? नाही समजे? काय होतं, नॉर्मल सेल्स जे काही आहे आपल्या बॉडीमध्ये ते सेल्समध्ये सायटोप्लाझम असतात आणि सायटोप्लाझम सोबत दुसरे काही माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सारखे पार्टिकल्स या सारखे ऑर्गॅनल्स सुद्धा असतात। आता तसे सेल्सला जर आपण फाडून त्याच्यामधून सेल मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट केलं असेल तर तो सेल मेम्ब्रेन आपल्याला प्योर नहीं भेटेल, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग होगा या कोई ना कोई पार्ट कंटामिनेटेड मिलेगा अपने को। कंटामिनेटेड समझता है, जो इससे बिलोंग नहीं करता, मेम्ब्रेन को बिलोंग नहीं करता, ऐसे केमिकल्स भी आ सकते हैं। लेकिन आरबीसी लिया तो बेस्ट पार्ट क्या होगा, उसके पास सिर्फ हीमोग्लोबिन है एंड मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही तुम उस आरबीसी के सेल को फाड़ते हो, तुमको हीमोग्लोबिन बाहर अपने आप निकल जाएगा अंदर से और सिर्फ बचेगा मेम्ब्रेन। उसको तुम स्टडी करो माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो आसान हो जाता है। सो स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन्स थ्रू आरबीसी इज इजी, दैट इज द रीजन ऑलवेज आरबीसी इज कंसिडर्ड फॉर स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आर वी क्लियर? यस और नो? जब आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया तब हमने नोटिस किया कि इसके अंदर प्रोटीन 52% होता है एंड लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड 40% होता है। नहीं समझे? मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 केमिकल से बना है बेटा। कौन से है 3 केमिकल? लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। जिसमें सबसे भारी मात्रा में कौन सा केमिकल मिला है एरिथ्रोसाइट्स के मेम्ब्रेन में? प्रोटीन। फिर उसके बाद लिपिड, और बाकी बचा हुआ 8% जो रहेगा दैट विल इंक्लूड रेस्ट ऑफ द केमिकल, यानी रिमेनिंग केमिकल्स जो रहेंगे वो इस 8% में इंक्लूड किए जा सकते हैं। आर वी क्लियर अप टिल हियर? डिड वी अंडरस्टैंड? यस और नो? ठीक है, सो दैट्स ऑल विथ रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। वी नेक्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाता है, कैसे हमारे मेम्ब्रेन में या हमारे सेल के अंदर कोई चीज़ जाएगा या सेल के बाहर कोई चीज़ जाएगा। जब हम चीज़ों के ट्रांसपोर्ट का बात करते हैं बेटा, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन पहले ये देखना है कि कौन सी चीज़। जितने भी केमिकल्स इस धरती पे है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? एक तो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक, बराबर है बेटा। अब अक्ल लगा के बताओ कौन सा केमिकल ऐसा होगा जो मेम्ब्रेन के द्वारा इजीली पास हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक इजीली पास हो जाएगा। सेम बिरादरी के हुए ना बेटा, अल्टीमेटली पूरा लिपिड से बना है, मेम्ब्रेन पूरा लिपिड का है, और लिपिड पूरा लिपिड तो हाइड्रोफोबिक ही है ना, उसको पानी पसंद ही नहीं है, उसकी बिरादरी का नहीं बिलोंग करता, तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही लोगों को अंदर आने देगा ना जो जिसको भी पानी नहीं पसंद है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हम यहाँ सब इंसान प्रेमी है, अंदर शेर आ जाएगा तो तुम दरवाजा खोलोगे क्या उसके लिए? नहीं ना। लेकिन शेर के बिल में अगर तुम घुसोगे तो शेर तुमको घुसने देगा क्या? कुछ वैसा हो रहा है बेटा कि पूरा मेम्ब्रेन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिस वजह से हाइड्रोफोबिक केमिकल्स आसानी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन हाइड्रोफिलिक केमिकल्स नहीं जा पाते हैं। आर वी क्लियर? यस और नो? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाइड्रोफोबिक केमिकल्स अंदर कैसे पास हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक केमिकल्स जब अंदर जाते हैं तब दो प्रोसेस से जा सकते हैं, विच इज एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। इट कैन पास इन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब हो गया सर? जब हम पैसिव का बात करते हैं, जो आसान है, पहले वो देख लेते हैं। ये पूरा अपना सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो इमेजिन करते हैं कि ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म और ये हो गया हमारा आउटर रीजन, ठीक है। अगर सपोज कोई केमिकल है जो अंदर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, या चलो इधर हम सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं, ये साइटोप्लाज्म और ये आउटसाइड दिख रहा है लास्ट बेंच पे एवरीवन। अब लेट्स से कोई केमिकल अंदर की तरफ ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है। अब जब कोई केमिकल अंदर की तरफ ज़्यादा है, यानी इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, बाहर की तरफ रहेगा तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट। ये तो सिंपल है, यस और नो? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जनरली हमेशा हायर कॉन्सन्ट्रेशन से लोअर कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ होता है, यस और नो? जेव्हा आपण घसरगुंडीत बसतात तेव्हा वरतून खाली जेव्हा पडायचं असेल तो ज़्यादा आसान है, वो नीचे से ऊपर जाना डिफिकल्ट पार्ट है। तो घसरगुंडी आपण खालतून वरती नेहमी आपण चढतात की वरतून खाली जातात? बिकॉज दैट इज ईजी। इस वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें आसानी से ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव, वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, यानी मुझे एटीपी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन जब मुझे ऑपोजिट सीन चाहिए, यानी कि व्हेन आई वांट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, उल्टा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चकाचक एकदम पैक्ड चीज़ है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं और 6 जन को यहाँ और 2 जन को यहाँ पे बिठा रहा हूँ, अब 7वां भी आया तो वो अंदर घुस पाएगा क्या? काफ़ी मेहनत करके उसको अंदर घुसना पड़ेगा ना। जो पहला बंदा आया वो तो ज़ूप करके अंदर बैठ गया, खाली था ना पूरा, यस और नो? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? सो अगर बहुत सारे जन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अंदर घुसना आसान है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जन है और बाहर पे और 10-12 बाकी है, उनका अंदर घुसना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मीनिंग मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर इज डिफिकल्ट, बट फ्रॉम हायर टू लोअर इज ईजी। अकल चल रहा है क्या नहीं समझ रहा है? घसरगुंडी में ऊपर से जब नीचे आते हैं वो आसान होता है, उससे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, इसे हम कहते हैं पैसिव। एक्टिव क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट, इट विल रिक्वायर एटीपी, बिकॉज अब ये उल्टा जा रहा है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। घसरगुंडी में ये भी हम कर चुके हैं ना बचपन में, ओवर स्मार्टनेस, कौन घूम के वापस वो सीढ़ी चढ़ेगा, हम नीचे से ऊपर चढ़ जाते इधर से, करते थे ना। तो जब नीचे से ऊपर जाते तब एनर्जी ज़्यादा लगता है, या एनर्जी लगता है, ऊपर से नीचे आने में कुछ एनर्जी नहीं चाहिए ना, हम घसर के ऐसे थोड़ी आते हैं, सीधा जाते हैं ना। सो दिस
where the transportation is opposite, which is from lower concentration to, there you will require ATP, which is called as active transport. समझ पा रहे बेटा? Yes or no? Yes. तो पहली बात, मेम्ब्रेन के थ्रू जब चीजें पास होती है, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो या वो हाइड्रोफोबिक हो, अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आता है तो उसे हम कहेंगे डैश ट्रांसपोर्ट. बताओ क्या? और अगर लोअर से हायर गया तो उसे हम कहेंगे क्यों एक्टिव कहते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स. एंड क्यों पैसिव कहेंगे? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर. आर वी क्लियर? समझ पाए इतना चीज? इसके अलावा जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात करते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है विच इज डिफ्यूजन. जब पैसिवली कोई चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, विच इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. आर वी क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज इधर मैं खड़ा और मैंने ऐसा परफ्यूम मारा, तो लास्ट बेंच पे सोहम बैठा, उसको भी पता चलेगा कि सर ने परफ्यूम मारा. यस और नो? क्यों? मैंने तो इधर परफ्यूम मारा था, तो सिर्फ ये वाले सोहम को पता चलना चाहिए था. हाँ, सिर्फ इसको पता चलना चाहिए था ना, बाकी पीछे वाले को तो नहीं पता चलना चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे परफ्यूम हवा में कुछ था ही नहीं, यहाँ पे मैंने हवा में कुछ नया चीज डाला. सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन इट मूव टूवर्ड्स डिफ्यूजन हुआ, है ना. अगरबत्ती बाहर लगाई रहेगी लेकिन स्मेल मेरे को यहाँ तक आता है. क्यों आता है? बिकॉज अगरबत्ती का धुआं डिफ्यूज हुआ अंदर. समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? सो डिफ्यूजन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर एंड दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एटीपी का जरूरत नहीं. तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? एटीपी इस्तेमाल किया गया. क्यों? बिकॉज लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है अपने को. क्लियर है यहाँ तक बेटा? एनी डाउट्स? पक्का? लास्ट बेंच कौन है बॉय? नाम क्या बेटा? समझ रहा है? पक्का? चले आगे. क्या है मिस रत्नागिरी करते हैं? चले आगे बेटा. इसके अलावा नहीं, वो कॉन्टेस्ट नहीं जीती थी मिस रत्नागिरी. चल अभी पढ़ लेते हैं अपन. इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके होंगे बचपन में. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर मीडियम हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है. चलो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अलग अलग केमिकल्स होते हैं. एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक, एक केमिकल को कहेंगे हाइपोटोनिक, और एक को हम कहेंगे आइसोटोनिक. हाइपरटोनिक इज अ सॉल्यूशन दैट विल हैव सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, पहली बात. डू वी नो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? 8th या 9th में ये पढ़ा होगा तुमने. सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना. तो पीयूष के बाजू में व्हाट्स योर नेम बेटा? ललित, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट विद एन एग्जांपल? एक एग्जांपल बता दे कि सर ऐसा ऐसा अगर सॉल्यूशन हुआ तो उसमें ये सॉल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है. ये चुप ना, तू ललित है, लोग ललित ललित बुलाते तो तू भाग के जाती है. You know what is solute and solvent? Yes or no? फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो. पता है नहीं पता है तो पूछने का ना. पीयूष को पता है? हाँ, तो उसमें शुगर क्या होगा, वाटर क्या होगा? तेरे को इतना नॉलेज है, क्या बात है. अरे रिजल्ट आ गया तेरा? कितना आया? तो सीबीएसई का है. सिट, ध्यान रखो ज़रा, और जो नहीं आता वो पूछो. When we talk about solute and solvent, rightly said, अगर मेरे पास एक शुगरी वाटर का सोल्यूशन है तो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसके अंदर शुगर डिसॉल्व होता है. यस और नो? सो शुगर बिकम्स
सोल्यूट, वाटर बिकम्स सॉल्वेंट। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है बेटा जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम। ठीक है, हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें सोल्यूट कम रहेगा और सॉल्वेंट ज्यादा। एंड आइसोटोनिक वो होता है जिसमें दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम क्वांटिटी में रहेगा, तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है ये सुनो। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर मीडियम है और उसके अंदर मैंने सेल डाल दिया, ठीक है, सपोज दोनों में पानी है, खत्म बात, वो मैं देख ही नहीं रहा हूं, पानी है, बाहर मेरे पास कुछ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, जो तुम देख लो पहले क्या कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, और ये अंदर का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हुआ कुछ ऐसे। अब मुझे बताओ कि जो बाहर वाला सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक हुआ? हाइपोटोनिक, बिकॉज वहां पे सोल्यूट कम और पानी ज्यादा है। यस और नो? क्या हुआ सोहम? और जब मैंने सेल अंदर रख दिया, अब इसमें पानी का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर मूवमेंट। अकल लगा के बताओ, पानी बाहर से अंदर जाना चाहिए या अंदर से बाहर? गलत, बाहर पानी ज्यादा है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। नहीं समझे? देखो क्या होता है, बाहर के जगह पे पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो सर डॉट डॉट बनाए वो तो कम है, डॉट डॉट सोल्यूट है ना बेटा, व्हाइट वाला जो है वो पानी है, ब्लैक डॉट है वो सोल्यूट है, नमक है लेट्स से सपोज, ब्लैक वाला नमक, व्हाइट वाला पानी। बाहर पानी ज्यादा है कि अंदर? तो मूवमेंट हमेशा पानी का होता है। ऑस्मोसिस में मूवमेंट हमेशा पानी का ही होता है बेटा, याद रखना। सब जब यहाँ पे पानी का मूवमेंट हो रहा है, अकल लगाना है हमको कि मूवमेंट ऑफ वाटर विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, सो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू, इसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। क्या कहेंगे बेटा? ठीक है, जब पानी बाहर से अंदर जा रहा है तो सेल जो है वो फूगेगा, तो इससे हम क्या कहेंगे? दैट सेल हैज बिकम टर्जिड। क्या बोलेंगे? सेल्स बिकम आसान। इसके अलावा जब सेल्स टर्जिड हो गए हैं, पूरी तरह से कड़क हो गए हैं, तो इस टाइप के सेल को यू कॉल इट एज डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे? डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। आर वी क्लियर? चले आगे। चलो, अब मैंने इस सेल को दूसरे मीडियम में रखा है, अब बताओ पानी कहाँ पे ज्यादा है, अंदर या बाहर? अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है। वाटर मूवमेंट कहाँ पे होगा? अंदर से बाहर, पानी जो है वो बाहर निकलेगा। इससे अगर इसको अंदर गया पानी, इसलिए बोल रहे एंड ऑस्मोसिस, तो बाहर निकले इसे क्या कहेंगे? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, जब पानी बाहर निकल गया तो अंदर से सेल जो है वो सिकुड़ गया ना बेटा, सो यू कॉल इट एज सेल्स हैव श्रिंक्ड, which is also called as plasmolized cell. You can also call it as plasmolized cells. Are we clear? Yes or no? Yes. ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं इससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। Are we clear? Movement of substances from higher concentration to lower concentration is called as osmosis. सर तो डिफ्यूजन भी तो यही बोले थे आप। ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी का मूवमेंट होता है बेटा, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, पानी का भी, सॉल्वेंट का भी और सोल्यूट का भी। नहीं समझे? अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में मुझे मूवमेंट देखना है, तो मैं बोलूँगा कि मैं ऑस्मोसिस देख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ पानी का मूवमेंट देख रहा हूं मैं, अकेला सिर्फ पानी, सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ पानी है और उसका मूवमेंट हो रहा है, तो उसे मैं कहूंगा डिफ्यूजन।
देखो क्या मेरे को ही करेक्ट कर रहे, देखो क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम सेम होता है बेटा। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट, यहां पे हम सोल्यूशन का बात करते हैं, जब सोल्यूशन स्टडी करते हैं तब ऑस्मोसिस, जब या तो सॉल्वेंट या फिर सल्यूट दोनों में से किसी भी एक का बात कर रहे हैं तो देन दैट बिकम्स डिफ्यूजन। मीनिंग ऑस्मोसिस के अंदर जब पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है ना, मीनिंग हम कहेंगे कि हो रहा है ऑस्मोसिस, बिकॉज सोल्यूशन में से कोई चीज दूसरे सोल्यूशन में जा रहा है, पानी का डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने एक ही चीज कंसिडर किया। समझे? नहीं समझे तो भी जाने दो, खाली इतना याद रखो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, खत्म बात। चले आगे, चले। ओके, सो दो मेथड हमने पढ़ा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सर तो एक्टिव का एग्जाम्पल नहीं है क्या हमारे पास? एक्टिव का हमारे एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है, विच इज सोडियम पोटेशियम पंप। You have something called as sodium potassium pump। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवाता है। मीनिंग ये कुछ ऐसा प्रोटीन है, लेट्स से सपोज। अब सीन क्या होता है, ये प्रोटीन एक एंड पे सोडियम को चिपका देता है और दूसरे एंड पे पोटेशियम को चिपका देता है, ठीक है, और फिर इनके अंदर से दोनों चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती है। यानी कि अगर ये प्रोटीन है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम लग जाएगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ पोटेशियम लग जाएगा। अब ये ऐसे खुल जाएगा तो अंदर से सोडियम गया, यहाँ से पोटेशियम गया, फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, यहाँ से सोडियम, यहाँ से पोटेशियम। हावेवर इनके ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है ना वही एटीपी सिंथेस या एटीपी प्रोटीन है, तो जब उसका ट्रांसपोर्ट होना होता है तब एटीपी जो है वो टूट जाता है, एक एटीपी टूट के एडीपी में कन्वर्ट होता है। डिटेल्स तुम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ोगे, अभी के लिए खाली इतना याद रखो कि सोडियम और पोटेशियम का जब ट्रांसपोर्ट होता है तब हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, पहली बात, और उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है। सिंपल, यस और नो? क्लियर है एवरीवन? चले आगे, व्हाट डिड वी से? सोडियम पोटेशियम पंप जो रहेगा उसके लिए हमें एटीपी चाहिए उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स हमेशा ट्रांसपोर्ट होते हैं एक साथ, और 2 पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी याद रखना है। जब ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम पोटेशियम पंप में तब 3 सोडियम इकट्ठा ट्रांसपोर्ट होते हैं और 2 पोटेशियम इकट्ठा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमको चाहिए एटीपी। तो ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा हो गया? तुम भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ। हाँ दिया ना, हाँ नशे में बैठी है, थोड़ा और हवा आ गया ठंडा तो सो ही जाएगी। क्लियर है एवरीवन? यस और नो? चलो आगे। ये सब जो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा ना बेटा, वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन हमने क्या बोला कि हाइड्रोफोबिक तो इजीली जा सकता है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का क्या? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होगा? कैन आई इरेज दिस? चलो इधर कर लेते हैं। वी हैव हाइड्रोफिलिक केमिकल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर? देखो,
सीन क्या होता है कि काफ़ी सारे हाइड्रोफिलिक केमिकल्स है जो सेल्स के बाहर है, जो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन ये लिपिड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम मेरे बिरादरी का नहीं हो तो मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो प्रोटीन बोलते हैं कि भाई उसको जाने दे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो जाता है, सो इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये प्रोटीन बोलता है लिपिड को कि भाई उसको अंदर जाने दे, वो नहीं जाएगा तो तू भी मरेगा, मैं भी मरेगा, और सेल खुद भी मर सकता है, तो उसको प्लीज अंदर जाने दे। तो बोला नहीं, वो मेरे बिरादरी को बिलोंग नहीं करता, आई कैन अंडरस्टैंड कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे बिरादरी से बिलोंग नहीं करता, तो मैं तो उसको अंदर नहीं जाने दूंगा। समझ पा रहे? इस समय पे ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं। प्रोटीन क्या बोलता है? प्रोटीन बोलता है कि छोड़ो, नहीं जाने देना ना तेरे को, मैं क्या करूँगा ना, बीच में से ऐसा दरवाज़ा बना डालूंगा, तू फटाक से अंदर चले जाना। लिपिड को क्या ही पता चलेगा कि कौन अंदर गया, मैं बोला मेरे को जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए करके, तो लिपिड तो हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दैट केस ये लिपिड, ये प्रोटीन्स क्लोज्ड रहेंगे, बंद रहेंगे। जैसे ही ग्लूकोज को जाना है, ये प्रोटीन जब थोड़ा सा साइड में हो जाएगा, ग्लूकोज फटाफट जाएगा और वापस से ये बंद हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? या फिर ऐसा रहेगा प्रोटीन, वो एक टनल जैसा बनाएगा और खोल के वापस बंद हो जाएगा, ऐसा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ऐसा ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा। सो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस कैन पास थ्रू दीज प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो होता है उसने फैसिलिटी दिया उस हाइड्रोफिलिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, है कि नहीं बेटा? इस वजह से इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे क्या? हेलो, क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और जो प्रोटीन इन्वॉल्व रहेगा ना इस ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा, उस प्रोटीन को हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन। क्या कहेंगे? कैरियर प्रोटीन। आर वी क्लियर अप टिल हियर? Yes or no? Yes. So this is how basically you will have transportation taken place through your cell membrane. I hope all the processes are clear. Passive transport क्या होता है समझा? Active क्या होता है समझा? Diffusion क्या होता है समझा? Osmosis समझा? Facilitated समझा? Yes or no? Yes. बस हमारा cell membrane हो गया। ठीक है, यहाँ तक कौन से पूरा क्लियर? नक्की? चलो लिखिए इतना फटाफट, बिना बात किए डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है।